अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था एंजाइम के मतलब। तो एंजाइम के मतलब मैंने आपको बताया था कि एंजाइम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और प्रोटीन होते हैं। इनको कहा जाता है कि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, कि ऐसी प्रोटीन्स जो गलाई में हों, कि कल मैंने पिछले लेक्चर में सारा आपको बताया था। तो एंजाइम केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। उसके बाद फिर मैंने बताया कि एक सबस्ट्रेट होता है, वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्ट करे उसको सबस्ट्रेट कहा जाता है। और एक्टिव साइट, एंजाइम की वो साइट, वो जगह जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा, जहाँ पर कैटालाइसिस का अमल होगा, उसको एक्टिव साइट कहा जाता है। फिर हमने किया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, कि एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन होगा और दूसरा नॉन प्रोटीन होगा। लेकिन कुछ एंजाइम जो हैं वो सोली प्रोटीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो प्रोटीन होते हैं। उसमें मसलन पेप्सिन ये आ जाता है, ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको पेप्सिन कहा जाता है। तो ये सोली प्रोटीन होगा। लेकिन बाकी जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली उनके साथ कोफैक्टर होता है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, और एंजाइम की जो फंक्शनिंग है उसके लिए कोफैक्टर का होना ज़रूरी होगा। अगर कोफैक्टर नहीं होगा वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, वो नॉन एक्टिव होगा। तो आज हम देखेंगे आपके जो सिलेबस में जो कोफैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं उनके मतलब आज हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स के लिहाज से 2 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर हैं। एक जो उसको कहा जाता है मेटालिक कोफैक्टर, कि जो मेटल्स पर मुश्तमिल होगा उसको मेटालिक कोफैक्टर कहा जाता है। अब जो मेटालिक, या इसको आप इस तरह कह लें, एक होता है उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब जो इनऑर्गेनिक हैं इनमें मेटालिक कोफैक्टर्स आ जाते हैं। अब जो मेटालिक कोफैक्टर्स हैं, मेटालिक कोफैक्टर्स, तो कुछ एंजाइम्स मेटल आयंस को कोफैक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, और वो जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पर वो एक कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, और एक जिंक है। तो इनको मेटालिक कोफैक्टर कहा जाएगा, और एंजाइम इन मेटल आयंस को कोफैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मेटालिक कोफैक्टर्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे, यानी आप ये कह लें कि जो मेटालिक कोफैक्टर्स होते हैं ये डिटैचेबल होते हैं।
डिटैचेबल, यानी एक होता है अटैचेबल और एक होता है डिटैचेबल। अब डिटैचेबल का मतलब होता है कि ये एंजाइम से अलग हो जाते हैं, यानी अटैच हुए, एंजाइम ने एक्शन स्टार्ट किया और ये अलग हो जाते हैं, इनको डिटैचेबल कहा जाता है। अगर डिटैचेबल हैं और उसके साथ वो इनऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक, डिटैचेबल भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो आपने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था कि अगर कार्बन चेन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो ऑर्गेनिक होगा, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो इनऑर्गेनिक। अब वो डिटैचेबल और उसके साथ वो इनऑर्गेनिक भी हो तो उसको एक्टिवेटर कहा जाता है, एक्टिवेटर, यानी एक्टिव करने वाला, उसको एक्टिवेटर कहा जाता है। अब ये जो दूसरी जहाँ पर टाइप है इसमें दो आ जाते हैं। एक जो है उनको कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाएगा, और दूसरा जो है उसको कोएंजाइम कहा जाता है, कोएंजाइम। तो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा और एक कोएंजाइम होगा। अब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा ये कोवलेंटली अटैच होता है, कोवलेंटली अटैच टू एंजाइम। तो ये एंजाइम के साथ कोवलेंटली अटैच होगा, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाएगा। जबकि कोएंजाइम ये लूजली अटैच होता है, लूजली अटैच होगा। तो जो लूजली अटैच होगा उसको कोएंजाइम कहा जाएगा। जो एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, लूजली अटैच होगा, उसको कोएंजाइम कहा जाएगा। अब ये जो कोएंजाइम होते हैं ये connected with vitamins, vitamins, तो these related to vitamins, यानी कोएंजाइम विटामिन से बनते हैं। तो विटामिन्स सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम ये भी एंजाइम की तरह बार बार रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं लेकिन रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए इनको बार बार बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि ये लेंथी पीरियड तक जब वर्क करते रहते हैं रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। और ये जो कोएंजाइम होते हैं ये ऑर्गेनिक होंगे, ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होते हैं। जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक भी होंगे, ऑर्गेनिक भी होंगे। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं कोएंजाइम की, तो एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम, तो these are हीम ग्रुप। जैसे आप पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का पार्ट हीम आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है तो उसको हीम कहा जाता है, हीम। और इसका साथ कॉपर के भी
तौर पर वर्क करेगा। और एक होता है आयरन डाइसल्फाइड। तो इसमें चंद एक दो एग्जाम्पल याद कर दें, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक काफ़ी होगी क्योंकि आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा। जबकि जो कोएंजाइम, ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोस्टैटिक ग्रोथ की, सॉरी प्रोस्टैटिक ग्रोथ। और एग्जाम्पल्स ऑफ कोएंजाइम, एग्जाम्पल्स ऑफ कोएंजाइम, तो इसमें एक तो आ जाता है NAD। NAD से बनता है निकोटिन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो कि कोएंजाइम कहलाते हैं। इसके साथ एक FAD है, FAD, तो उसमें F से बनता है फ्लेवन, बाकी वही आ जाएगा, फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये 2 टाइप्स हैं। उसके बाद एंजाइम की टाइप्स हैं, जहाँ पर 2 जहाँ पर डिस्कस की गई हैं। एक जो उसको कहा जाता है एपोएंजाइम, और दूसरा जो है उसको कहा जाता है होलोएंजाइम। अब होलो का मतलब कंप्लीट होता है, कंप्लीट, यानी जब मुकम्मल एंजाइम होगा। जो एपोएंजाइम होते हैं उसमें एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, तो ये नॉन एक्टिव होगा, नॉन एक्टिव होगा, नॉन एक्टिव। जबकि ये मुकम्मल एंजाइम होगा, यानी एंजाइम विद कोफैक्टर, तो ये एक्टिव एंजाइम होगा, मुकम्मल एंजाइम कहलाएगा। इसकी एग्जांपल DNA पॉलीमरेज एंजाइम है। तो ये वो एंजाइम है जिसकी मदद से नया DNA बनता है, उसको DNA पॉलीमरेज कहा जाता है, जिससे जो नया DNA बनाते हैं। और ये भी, इसकी एग्जांपल भी DNA पॉलीमरेज होगा, DNA पॉलीमरेज विदाउट इट्स सब यूनिट। DNA पॉलीमरेज में कई यूनिट्स, सब यूनिट्स होती हैं। अगर उनमें एक सब यूनिट्स एब्सेंट हो जाए, ना हो, तो वो एपोएंजाइम होगा।
अगर उसकी सब यूनिट्स पूरी हैं तो वो होल एंजाइम कहलाएगा, वो एक्टिव एंजाइम कहलाएगा। तो ये उसकी दो टाइप थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं। और दूसरी ख़ास बात इसमें ये होता है कि जो एंजाइम होते हैं इनको सेल प्रोड्यूस करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं रिएक्शंस में। तो एंजाइम उस जगह पर प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं जहाँ पर वो इस्तेमाल होने हों। इसलिए एंजाइम वहाँ पर मौजूद होगा, जैसे साइट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पर एंजाइम बनता है वहाँ पर ही रिलीज होते हैं। जबकि हार्मोन जो होता है उसमें डिफरेंस ये होता है कि हार्मोन जिस जगह सिक्रीट होता है वहाँ पर एक्ट नहीं करता, तो वहाँ से दूर जाकर वो एक्ट करेगा। अब इस तरह से आप इस तरह से जैसे समझिए कि सेल है, सेल, और इसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज हैं कि मसलन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, और जहाँ पर इस तरह से सपोज करेंगे जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और इसमें जहाँ पर इस तरह से ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। पहले चैप्टर में आपने स्टडी किया सब सेलुलर स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर सेल के अंदर होते हैं लेकिन एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको ऑर्गेनेलिज कहा जाता है, इनको ऑर्गेनेलिज कहा जाता है, ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज। और जहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म, तो मोस्टली जो एंजाइम होते हैं, मैनी एंजाइम, वो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। एंजाइम्स डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म, डिसॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं, बहुत से एंजाइम साइटोप्लाज्म में हदशुदा हालत में होंगे, लेकिन कुछ एंजाइम वो माइटोकॉन्ड्रिया के यानी क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएट होंगे, तो जिनके साथ एसोसिएट होंगे, और इस तरह से राइबोसोम के साथ एसोसिएट होंगे। अब इनका काम, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए जो राइबोसोम के साथ एंजाइम होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेंगे। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम, यानी वो राइबोसोम का लाजमी हिस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोटीन को बनाना होता है, इसलिए वहाँ पर वो एंजाइम राइबोसोम के साथ अटैच होंगे। अब क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होते हैं और इसका फंक्शन होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब वो एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के साथ अटैच होंगे, उनकी अटैचमेंट क्लोरोप्लास्ट के साथ होगी। और वो एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे उनका ताल्लुक जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जो सेल के अंदर होता है और जिसके नतीजे के तौर पर जो खुराक हम खाते हैं वो खुराक सेल में जाती है और सेल में खुराक ब्रेक डाउन होगी एंजाइम की मदद से, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगा जहाँ पर खुराक मुकम्मल ब्रेक डाउन होगी और जितनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड है वो रिलीज होगी, और वो एनर्जी एटीपी की सूरत में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी।
इसलिए जहाँ पर जो एंजाइम होंगे वो एंजाइम होंगे विच आर कनेक्टेड विथ सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो लेक्चर यहाँ पर एंड होते हैं। शुक्रिया।